एपिसोड की शुरुआत में साशा कहती है कि हेल्डा 20 अक्टूबर 1858 में हेल्डा ने जन्म लिया। इसकी बॉडी से ज्यादा खून बहने के कारण 17 अगस्त 1889 को इसका सफर खत्म हो गया। सबका हिस्सा हमारी मिट्टी की देवी साशा अपनी किताब में लिख देती है। यहाँ भी रिचर्ड कहता है कि हमारे यहाँ पे काम खत्म हो गया, क्या कहती हो? इसके जवाब में साशा कहती है हाँ खत्म हुआ, लेकिन इन दोनों का बचकर इंग्लैंड चले जाना बड़ा अजीब है। आखिर साशा कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि इंसानों का इतिहास ऐसी अजीब घटनाओं पर आधारित रहा है? जिस पर रिचर्ड कहता है तुम ज्यादा दिमाग लगा रही हो, महज 2 इंसान ही तो इंग्लैंड गए हैं। इसके जवाब में ना साशा कहती है इसी पर तुम गलत हो गए, एक नई गैस और उसे बनाने वाली अब इंग्लैंड के पास है। ये चाल जर्मनी पे बहुत भारी पड़ने वाली है। जी इस पर कहता है ये तो फिर से शुरू हो गई, लेकिन यहाँ पे साशा फिर से बोलना शुरू कर देती है। वह कहती है कि इंसान पहले भाले और तलवारों से लड़ते हैं, लेकिन अब उनके पास ऐसी गैस है जिनके एक बूंद से ही लाखों जाने जा सकती है। माल की प्रगति की है इंसान ने, और बड़ी बात तो यह है कि ऐसे इंसान दुनिया के हर कोने में मिल जाएंगे। इनमें से एक ने भी किसी दुनिया के संतुलन को बिगाड़ा तो एक ऐसा युद्ध होगा जो पूरी दुनिया को मौत की नींद सुला देगा। ये सुनकर रिचर्ड कहता है कि इससे तो बहुत तबाही होगी, जिस पर साशा कहती है मैं तो चाहती हूँ कि वर्ल्ड वॉर हो, इतना खाली कौन बैठना चाहेगा। यहाँ पे साशा एक और बात कहती है कि मुझे यकीन है कि उस शैतान को भी यही चाहिए। ये सब सुनने के बाद रिचर्ड कहता है कि मैं पागल नहीं हूँ कि खाली बैठने के लिए ज्यादा दिन रात काम करूँ। भी यहाँ पे 2 लोग और आ जाते हैं। वो कहते हैं कि मैं भी तुमसे सहमत हूँ, अगर वैसी तबाही हुई तो हमें सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलेगी। इनको देखने के बाद रिचर्ड कहता है कि स्वागत है तुम दोनों का विलियम्स ऑफ क्रेव। तभी साशा एक डॉक्यूमेंट लिख कर ना उस आदमी को दे देती है, कहती है कि आगे की जिम्मेदारी अब तुम्हारी। तभी वह आदमी कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि इतना दूर जर्मन मुझे आना पड़ेगा, लेकिन क्या करे, पूरी दुनिया में ही युद्ध की स्थिति बनी हुई है। इस सुनने के बाद साशा कहती है जंग से मुझे याद आया जो लाशों के चलने की खबर हमें मिली थी उसका क्या हुआ? जिस पर वो आदमी जवाब देता है कि उसकी छानबीन की जा रही है, लेकिन मेरे ख्याल से जर्मनी में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें भगोड़े के बारे में कुछ भी पता चलता है तो इंग्लैंड की शाखा से संपर्क जरूर करना। ये कहने के साथ ही वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ साशा कहती है कि ऐसे काफी भगोड़े देखे हैं, लेकिन ये लोग काम क्यों छोड़ रहे हैं, तुम्हें क्या लगता है? इसके जवाब में रिचर्ड कहता है कि इसके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं, लगता है वो काम से ज्यादा ऊब जाते हैं या उनकी ऐसा करने की कोई खास वजह होगी। जिस पर साशा कहती है शायद मैं उनकी वजह समझ सकती हूँ, हम भी पहले कभी इंसान थे ना। जो इंसान आत्महत्या करते हैं वो बतौर सजा यमदूत बन जाते हैं, और जब तक उनको मुक्ति नहीं मिलती वो ऐसे ही मौत का तमाशा देखते हैं। अपनी मौत के बाद लोगों को अपनी जिंदगी के लिए पल पल तड़पते देखना हमें काफी मायूस कर देता है। जिस पर रिचर्ड जवाब देता है मुझे तुम कहीं से भी मायूस नहीं लगी। जिस पर साशा हंस के कहती है हाँ मैं इसी के लिए बनी हूँ, मुझे मर के ज्यादा मजा आ रहा है। तभी यहाँ से सीन शेष होता है और हम देखते हैं कि दादी के घर पर सारे लोग जंगल से निकलने के बाद आए हुए होते हैं। यहाँ पे दादी का महल देखकर सारे बटलर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, जिसके बाद यहाँ पर दादी के सारे बटलर एक जगह आ जाते हैं। वो सभी लोगों की मेहमान नवाजी में लग जाते हैं और यहाँ पर थोड़ी देर बाद सीरियल नहाने के लिए चला जाता है। यहाँ पर सेबेस्टियन सीरियल के बालों में शैम्पू लगा रहा होता है। तभी सीरियल सेबेस्टियन से पूछता है तुम्हें क्या लगता है महारानी को इसके बारे में थोड़ा सा भी अंदाजा था? क्या उन्होंने सच में हमें रेशमी मोतों का पता लगाने भेजा था जर्मनी, या फिर वो जर्मन की जासूसी करवाना चाहते थे? जिस पर सेबेस्टियन जवाब देता है क्या पता, लेकिन एक बात साफ है जर्मन उचित तौर पर रासायनिक गैस और टैंक बना रहा है, लेकिन अब इंग्लैंड के पास भी ऐसी चीजें उपलब्ध हो चुकी है। यहाँ पे सेबेस्टियन हंसकर कहता है कि भविष्य काफी दिलचस्प होने वाला है। सीएम नहाने के बाद में सेबेस्टियन के साथ में दादी से बात करने चला जाता है। दादी उन दोनों को बताता है कि अंडरटेकर यहाँ पे आया था, जिस पर सीएल कहता है क्या वो यहाँ पे जर्मनी क्या कर रहा था? तो दादी जवाब देता है कि उसको फ्रांस में कुछ काम था इसलिए वो यहाँ पे रुका था, मुझे ये नहीं पता था कि उस शाही जहाज को डुबाने में उसका हाथ था। सीएल कहता है क्या तुम मुझे बता सकते हो वो हमें कहाँ मिलेगा? जिस पर दादी मना करता है मुझे नहीं पता। यहाँ पर दादी सीएल को उस दिन के बारे में बताता है जब अंडरटेकर उससे मिलने आया था, जहाँ पे अंडरटेकर उससे कहता है कि बहुत दिनों बाद मिले दाद्रिक, उसके अंतिम संस्कार के बाद पहली बार। अंडरटेकर ये भी कहता है कि अब तुम इंग्लैंड ज्यादा नहीं आते हो इसलिए क्योंकि अब वह राजकुमार नहीं रहा, या फिर तुम मोटे हो गए, और वो हंसने लगता है। दादी गुस्से में कहता है अब बताओगे भी तुम यहाँ पे क्यों आए हो? लेकिन अंडरटेकर बात घुमाते हुए कहता है कि तुम पहले कितने पतले हुआ करते थे, अगर राजकुमार जिंदा होता तो तुम्हें देखकर काफी हंसता। तो दादी कहता है तुम उसके बारे में कुछ भी मत कहो, उसने पहले मर के मुझ पर एहसान किया है। तभी अंडरटेकर की आंखों में आंसू आने लगते हैं। वो कहता है कि बेचारा इसकी हड्डियां अभी राख हो गई थी।
ऐसी मौत से बचना नामुमकिन है। ओ, लेकिन दूसरा फैंटम है राजकुमार अब भी जिंदा है। अब वापस सीन प्रेजेंट में आता है। ये बातें सुनकर सीएल और सेबेस्टियन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। सेबेस्टियन कहता है उसने दूसरा राजकुमार कहा। तभी डार्टिक कहता है वो हमेशा बकवास करता है, इसलिए मैं उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। यहाँ पे सीएल कहता है कि उसका इशारा मेरी तरफ था या फिर। तभी दरवाजे पे नॉक नॉक होती है। डार्टिक का बटलर दरवाजा खोल के अंदर आता है, कहता है कि माफ कीजिए लेकिन खाना तैयार हो चुका है। जिसमें डार्टिक कहता है ठीक है हम आते हैं। सीढ़ी से नीचे उतरते हुए डार्टिक पूछता है सीएल से तुम आगे क्या करने वाले। सीएल कहता है सैली को ना राजकुमारी को सौंपने के बाद मेरा काम खत्म हो जाएगा और जैसे ही वो जख्मी आदमी ठीक हो जाएगा हम इंग्लैंड के लिए रवाना हो जाएंगे। और जैसे ही सीएल और सेबेस्टियन डाइनिंग हॉल के वहाँ पास पहुंचते हैं, वहाँ पे सैली जंगली जानवरों की जैसे खाना खा रही होती है। ये देखकर दोनों काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। सेबेस्टियन सीएल से कहता है ये महारानी के सामने जाने के लिए अभी तैयार नहीं है। सेबेस्टियन ये भी कहता है तो हमें फिर ख्याल रखना पड़ेगा कि ये ना घर जाने से पहले लड़के जैसी तमीज सीख ले। चलो ये जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। सीएल कहता है मुझे यकीन है ये काम तुम कर पाओगे। साथ ही सीएल ये कहता है कि महारानी को ज्यादा इंतजार कराना अच्छी बात नहीं, इसलिए ये काम तुम जल्दी करना। जिसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हम वुल्फिन को देख पाते हैं जहाँ पे डॉक्टर कहता है कि इसके जज्बे की तो दाद देनी पड़ेगी, ये कुछ ही दिनों में चलने फिरने में लग जाएगा। यहाँ पे वुल्फिन सेबेस्टियन से पूछता है तुमने मुझे क्यों बचाया, जिसपे सेबेस्टियन कहता है यंग मास्टर का आदेश था इसलिए। तभी वुल्फिन राजकुमारी को देखकर ना माफी मांगने की कोशिश करता है। तब ना राजकुमारी कहती है माफी मांगने की जरूरत नहीं, सच तो यह है तुमसे पहले मैंने तुमको धोखा दिया। उस रात बाहरी दुनिया को देखने के इनके वादे पर यकीन कर मैंने जंगल से निकलने का फैसला कर दिया। मेरी चाहत मुझ पे हावी हो गई थी, इसलिए मैंने सब कुछ छोड़ने का फैसला किया। फिर भी तुमने जर्मन सेना को धोखा देकर मेरी रक्षा की। सैली ये भी कहते हैं कि इतने वक्त तक तुमने मुझसे झूठ बोला इसलिए मैं तुमसे खफा हूँ, लेकिन मैंने भी वही किया इसलिए हमारा हिसाब बराबर। ये सुनने के बाद वुल्फिन कहता है आपने मुझे माफ कर दिया। सैली यहाँ पे वुल्फिन से पूछती है हम साथ में मिलकर दुनिया देखेंगे, क्या तुम मेरे साथ में चलोगे, जिसमें वुल्फिन हाँ कहता है। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रेलवे स्टेशन पर सारे लोग इंग्लैंड जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जहाँ पे सीए डार्टिक से कहता है मैं तुम्हारा आभारी हूँ डार्टिक। डार्टिक कहता है तुम्हें होना भी चाहिए, अगली बार मुझे फिर से मुसीबत में मत डालना। सीएल कहता है अगली बार मतलब तुम मुझसे फिर से मिलना चाहते हो। ये कहकर वो जाने लगता है। तभी डार्टिक कहता है जूनियर वक्त तेजी से करवट बदलने वाला है, अपना ध्यान रखना। सीएल कहता है हाँ और तुम भी अपना ध्यान रखना। इसके बाद सारे लोग ट्रेन और शिप के रास्ते से जर्मन से इंग्लैंड की तरफ पहुंच जाते हैं। जैसे ही सारे लोग इंग्लैंड पहुंचते हैं वहाँ की चकाचौंध देख कर सैली और वुल्फिन की आंखें खुली की खुली रह जाती है। जहाँ पे सीएल कह रहा होता है कि महारानी इससे मिलने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही होगी, मैं इनको ना 1 हफ्ते बाद मिलवाना चाहूंगा। सेबेस्टियन कहता है 1 हफ्ते बाद, आप जल्दी तो नहीं कर रहे हैं। सीएल कहता है यकीन है तब तक तुम इसे थोड़ी तमीज सिखा दोगे, वो कैसे करोगे ये तुम जानो, ये मेरा आदेश है, 1 हफ्ते में इस गवार लड़की को तुम्हें तमीज सिखानी होगी। सेबेस्टियन जवाब में कहता है जैसा आपका यंग मास्टर। सेबेस्टियन आगे कहता है कि जैसा आदेश वैसा भेज, मुझे महारानी के सामने इनको भेजने से पहले इनके कपड़े थोड़े चेंज करने पड़ेंगे। जिसके बाद सेबेस्टियन और सीएल वुल्फिन और सैली को लेकर एक कपड़े की दुकान पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो दुकान में एंटर करते हैं 2 लड़कियां उनका अजीब ढंग से स्वागत करती है। सीएल ये देखकर कहता है खड़े रहने का तरीका अभी भी उतना ही अजीब है। तभी उसी शॉप की ओनर भागते हुए आती है और कहती है कि मुझे एक खूबसूरत लड़के का आने का एहसास हुआ है, कहाँ है वो लड़का। जिस पर सेबेस्टियन जवाब देता है आपका ऐसा बिल्कुल सही है मिस हॉपकिंस। तभी वो ओनर सीएल के पास आकर कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आप यहाँ पर आए हैं, आप जैसे लड़के बहुत कम यहाँ पर आते हैं। ये देख के सेबेस्टियन कहता है आप मुझे ऐसे नजरअंदाज करती है अच्छा लगता है। फिर वो ओनर सैली के पास आकर कहती है कि ये लड़की कौन है। तो सीएल कहता है कि ये हमारी मेहमान है, हमारे साथ ही रहेगी कुछ दिन, इसके कपड़े काफी मामूली है इसलिए इसको यहाँ पर लेके आया हूँ। जिसको वो ओनर कहती है मैं समझ गई, जैसे मैं देख रही हूँ कि कपड़ा और कारीगरी बिल्कुल बेकार है, किसी पुरानी सोच वाले इंसान ने शायद बनाया होगा। ये सारी बातें सुनकर सेबेस्टियन को काफी ज्यादा गुस्सा और बुरा भी लग रहा था। जिसके बाद सेबेस्टियन कहता है कि दरअसल लेना इन दोनों को महारानी के सामने पेश होना है, इसलिए उसके हिसाब से कपड़े चाहिए। क्या आपके पास इस लड़की के साथ इस आदमी के कपड़े होंगे। अब ये सारी बातें सुनकर दुकान की ओनर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वो कहती है कि पहली बार मेरे कपड़े महारानी के सामने होंगे, मुझे खुशी और घबराहट दोनों हो रही है। इसके बाद वो ओनर सैली को कैसे कपड़े पहनने चाहिए उसके बारे में सोचने लगती है। फिर वो सैली को अपने साथ ऊपर की तरफ ले जाती है ताकि वो उसके कपड़ों का नाप लेकर उसके लिए कपड़े बना सके। जैसे ही वो दोनों ऊपर जाते हैं वहाँ पे काफी सामान बिखरा हुआ होता है। सैली वहाँ पर जो दीवार पर तस्वीर है उनको देख रही होती है। तभी सैली ना उस औरत से कहती है
कि मुझे आपकी एक मदद चाहिए। यही नीचे साबिर सिंह कह रहा होता है कि उसके कपड़े का इंतजाम तो हो गया, अगर महारानी के सामने पेश होना है तो उसके बाल बड़े होने चाहिए। अच्छा है कि उसके बाल पहले से ही बड़े हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तभी ऊपर से सैली की आवाज आती है कि मैं तैयार हो गई। सैली ने नई ड्रेस के साथ अपने बाल भी कटवा लिए थे, जिसे देखकर सारे लोग शॉक हो जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर तुमको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट में बताना मत भूलना कि तुम्हें ये एनीमे कैसा लगा। तो फिर जल्दी मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय, सायोनारा।